Hello dear students, in this video lecture I am going to take examples of change of order of integration. So see, so first of all we change the order. Now what is meaning of changing order? So see, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट्स आइडेंटिफाई करने हैं. So first of all we denote given integration by I. So I equals to integration from 0 to infinity, integration from x to infinity e raised to minus y upon y. Now see, first of all we identify limits. अब लिमिट्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है? तो अपने पास यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, एक राइट साइड इंटीग्रेशन, एक लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन, या तो फिर आप इनर इंटीग्रेशन आउटर इंटीग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो इनर इंटीग्रेशन दैट मीन्स दिस राइट इंटीग्रेशन. तो इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? अपने पास दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई. आउट ऑफ एक्स एंड वाई इनर इंटीग्रेशन में वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉट लिमिट ऑफ एक्स. अगर एक्स वेरिएबल प्रेजेंट है इनर लिमिट में, तो अब ये क्या होगा, लिमिट ऑफ वाई होगा. अपोजिट होता है. अगर वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है मतलब ये एक्स का लिमिट नहीं है, एक्स का नहीं है मतलब इट इज लिमिट ऑफ वाई. ओके, सो दिस इज लिमिट ऑफ वाई. ओके, तो आउटर कौन सा रहेगा? अगर इनर y का लिमिट है तो आउटर x का लिमिट रहेगा, है ना. तो यहाँ पर हम लिमिट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया, बाद में लिमिट्स आइडेंटिफाई किए, कौन सा x का लिमिट है कौन सा y का लिमिट है. ठीक है. अब देखिए ये dx dy की ऑर्डर भी यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर इनर लिमिट y का है तो सबसे पहले आपको dy लिखना है, आउटर लिमिट x का है तो बाद में क्या लिखना है, dx. ओके, अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी है. मतलब अब यहाँ पर आउटर लिमिट x का है तो ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें आउटर लिमिट कौन सा चाहिए, y का चाहिए, और जो इनर y का है वो क्या चाहिए हमें, लिमिट ऑफ x, है ना. इस तरह से हमें इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी है. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द रीजन. सबसे पहली स्टेप क्या है, रीजन आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो रीजन को हम r से डिनोट करते हैं. सो हियर रीजन r इज बाउंडेड बाय, सो देखिए ये x की लिमिट है, सो x बाउंड हो रहा है, x वैरीज फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी. ओके, सो r बाउंड हो रहा है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इंफिनिटी से. वैसे ही y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू इंफिनिटी से अपना रीजन बाउंड हो रहा है. ओके, सो अब ये लिमिट, ये रीजन हमें ड्रॉ करना है. सो सी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन. ठीक है. अब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस. ओके, देन x इक्वल्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर सकते, दैट मीन्स x इक्वल्स टू इंफिनिटी लाइन को भी हम प्लॉट नहीं कर सकते. सो अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा राइट साइड ऑफ y एक्सिस. ठीक है. बाद में y इक्वल्स टू x को हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो हियर इज द लाइन y इक्वल्स टू x. ठीक है. और बाद में y इक्वल्स टू इंफिनिटी, y इक्वल्स टू इंफिनिटी को भी हम प्लॉट नहीं कर सकते. राइट. नाउ सी, अब यहाँ पर हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है कि अपना रीजन ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला है. तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक ट्रिक बताई है. जो अपने x के लिमिट्स होते हैं, तो x का जो लोअर लिमिट होता है, x का लोअर लिमिट, ठीक है, x के दो लिमिट्स होते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट. y के भी दो लिमिट्स होते हैं, एक लोअर और अपर. सो ध्यान में रखिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड बाउंड्री. लोअर लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड बाउंड्री. जो अपर लिमिट है दैट रिप्रेजेंट राइट साइड बाउंड्री. अब देखिए यहाँ पर x के लिमिट्स, x वैरीज फ्रॉम 0 मतलब y एक्सिस, तो ये क्या हो गई अपनी लेफ्ट बाउंड्री. लेफ्ट बाउंड्री का मतलब क्या, ये वाली मेरी लेफ्ट बाउंड्री है, बोर्ड की ये लेफ्ट बाउंड्री है. राइट. मतलब आप इस लेफ्ट बाउंड्री के बाजू के हिस्से में लिख सकते हैं क्या, नहीं. वैसे ये राइट बाउंड्री है बोर्ड की, मतलब वी कांट मतलब क्रॉस दिस राइट बाउंड्री, है ना. मतलब x इक्वल टू 0 अगर लेफ्ट बाउंड्री है मतलब अपना रीजन इसके राइट साइड में होगा. वैसे ही, है ना, तो इस साइड में अपना रीजन होगा. वैसे ही x इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये लेफ्ट बाउंड्री है मतलब अपना जो रीजन होगा इस वाले पोर्शन में रहेगा. बाद में y का जो लोअर लिमिट होता है, ये y का लोअर लिमिट गिव्स अस
बॉटम ऑफ द रीजन, और y का जो अपर लिमिट होता है वो हमें क्या देता है, टॉप ऑफ द रीजन। तो y का लोअर लिमिट है y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू एक्स क्या है, बॉटम। तो हम बॉटम के नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए y इक्वल टू एक्स, दिस y इक्वल टू एक्स इज बॉटम, मतलब आपका जो रीजन होगा इसके ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये अपना बॉटम है। मतलब आप इसके नीचे वाले हिस्से में नहीं जा सकते, बट इसके ऊपर वाले हिस्से में आप जा सकते हैं। सो y इक्वल टू एक्स बॉटम है, मतलब अपना रीजन इसके ऊपर रहेगा, राइट। सो दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, y इक्वल टू एक्स इज बॉटम और y इक्वल टू इंफिनिटी मतलब ऊपर वाला हिस्सा। ओके, सो दिस शेडेड पोर्शन इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरह से हमें x के लिमिट्स क्या देते हैं, लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, y के लिमिट्स हमें देते हैं, फिर से y का लोअर लिमिट हमें देता है, y का लोअर लिमिट हमें क्या देता है, बॉटम, और जो y का अपर लिमिट है वो क्या देता है हमें, टॉप ऑफ द रीजन देता है। सो इस तरह से अगर आपको लेफ्ट बाउंड्री मालूम हुई, राइट बाउंड्री मालूम हुई, बॉटम और टॉप भी अगर आपको मालूम हुआ, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो this shaded portion is our region of integration R. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर ऑर्डर चेंज करनी है इंटीग्रेशन की, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गिवन लिमिट्स और रिक्वायर्ड लिमिट्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, सो गिवन लिमिट्स, देखिए गिवन लिमिट्स, हाँ दीज आर द गिवन लिमिट। तो इसमें x की लिमिट कांस्टेंट है, जो आउटसाइड होते हैं, आउटर लिमिट होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट, और y की लिमिट्स क्या है, x के फंक्शन है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, सो लिमिट्स ऑफ x आर कांस्टेंट और y की लिमिट्स क्या है, फंक्शन ऑफ x, एंड लिमिट्स ऑफ y आर फंक्शन ऑफ x, राइट। वही अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की ऑर्डर अगर चेंज करनी है तो इसके अपोजिट रहेगा, है ना। सो हम रिक्वायर्ड लिमिट्स के बारे में लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड लिमिट्स में हम लिख सकते हैं इसके अपोजिट, है ना। मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पर गिवन लिमिट्स में अगर लिमिट ऑफ x कांस्टेंट है तो रिक्वायर्ड में x की जगह पर क्या आएगा, y आएगा। सो लिमिट्स ऑफ y एज अ कांस्टेंट, रिक्वायर्ड में क्या रहेगा, लिमिट्स ऑफ y एज अ कांस्टेंट, एंड अब आगे में लिमिट्स, देखिए हमने y की लिमिट्स के बारे में लिखा है, और लिमिट्स ऑफ x के बारे में क्या लिखेंगे, सो लिमिट्स ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y, सिर्फ x को y से रिप्लेस करना है, y को x से रिप्लेस करना है। ओके, सो इस तरह से हमने गिवन लिमिट्स आइडेंटिफाई किए, कौन सी लिमिट कांस्टेंट है, कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है। वैसे हमने रिक्वायर्ड इसके अपोजिट लिखा है ना, सो लिमिट्स ऑफ y एज ए कांस्टेंट एंड लिमिट्स ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, दिस इज आवर एम। अब रिक्वायर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिप कंसिडर करनी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक नोट बताई है, अगर आपको y की लिमिट्स कांस्टेंट चाहिए, y की लिमिट कांस्टेंट चाहिए, मतलब हम कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, y के कांस्टेंट लिमिट्स के लिए वर्टिकल स्ट्रिप, सॉरी y के कांस्टेंट लिमिट्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, है ना, क्योंकि y एक्सिस कैसा होता है, वर्टिकल, राइट। तो इस एक्सिस के अलोंग कौन सी स्ट्रिप वेरी होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना। आप मैंने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, सो y एक्सिस के अलोंग आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को मूव कर सकते हैं, बट अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर की तो आप इस वर्टिकल स्ट्रिप को y एक्सिस के अलोंग नहीं वेरी करेंगे, आप ये स्ट्रिप कैसे मूव करेंगे, इस तरह से, मतलब दिस स्ट्रिप वेरीज अलोंग x एक्सिस, है ना। तो हमें y की लिमिट कांस्टेंट चाहिए, तो y एक्सिस पर कौन सी स्ट्रिप वेरी होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, दैट्स व्हाई हियर ड्यू टू रिक्वायर्ड कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ y वी कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और अगर इन केस आपको x के कांस्टेंट लिमिट्स चाहिए होंगे, देन इन दैट केस आप कौन सी स्ट्रिप कंसीडर करोगे, वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फॉर कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ y कौन सी स्ट्रिप कंसीडर करनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और
एक्स के कांस्टेंट लिमिट्स के लिए कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करनी है, वर्टिकल स्ट्रिप। ये दो बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आई देन एवरीथिंग इज इजी। ओके, तो यहाँ पर ड्यू टू कांस्टेंट रिक्वायर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग अब हमें स्ट्रिप लेनी है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। गिवन लिमिट्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिक्वायर्ड कांस्टेंट लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्ट्रिप कंसिडर करनी है। ओके, तो हमें y का कांस्टेंट लिमिट चाहिए, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। तो सी मैंने शेडेड रीजन में ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपनी ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम कहां से कहां तक मूव कर सकते हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है शेडेड रीजन में सबसे बॉटम में ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन तक जा सकती है, राइट। सो अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप y वेरीज फ्रॉम 0 है ना, ओरिजिन पर y की वैल्यू क्या होती है 0, और ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रिप हम अपर साइड में कहां तक मूव कर सकते हैं। अगर मैंने एक्सिस एक्सटेंड किया, ये लाइन भी एक्सटेंड की, तो ये स्ट्रिप ऐसे ऊपर 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 मूव होती जाएगी। मतलब ये कहीं पर स्टॉप होगी क्या, नहीं। मतलब आपकी y की लिमिट 0 से लेकर, है ना, 0 से मैंने स्टार्ट किया तो इसे हम कहां तक की मूव करेंगे, y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इस तरह से हमें y के कांस्टेंट लिमिट मिलेगी। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसका लेफ्ट एंड हमें देगा लोअर लिमिट ऑफ x, जो राइट एंड है हमें देगा अपर लिमिट ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम y की लिमिट लिखते हैं यहाँ पर। तो ड्यू टू here we write due to required constant limits of x, constant limits of किसके constant लिमिट चाहिए, y, limits of y। कौन सी स्ट्रिप हमने कंसिडर की, we take horizontal strip in R। ओके, अब इस स्ट्रिप के अलोंग, सो अलोंग दिस स्ट्रिप y वेरीज फ्रॉम, अभी हमने देखा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब हमें x के लिमिट कैसे चाहिए, देखिए लिमिट्स ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रिप का लेफ्ट एंड है तो हमें लोअर लिमिट देगा, सो इसका लेफ्ट हैंड y एक्सिस को टच हो रहा है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। तो इसका x का लोअर लिमिट आएगा 0 2। अब इसका राइट एंड देखते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को टच हो रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x को ही आप x इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x का लिमिट चाहिए। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y, है ना। सो x का अपर लिमिट रहेगा y। ओके, एंड हेंस दिस गिवन इंटीग्रेशन, by changing order of given integration we get new integration, right। so by changing order we get I equals to अब नए लिमिट्स क्या है, आउटसाइड में हम ऑलवेज कांस्टेंट लिमिट्स लेते हैं, तो y की लिमिट्स, दोनों भी लिमिट्स कांस्टेंट है, इसलिए आउटर इंटीग्रेशन रहेगा y का, तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। लोअर लिमिट रहेगा, सॉरी इनर इंटीग्रेशन रहेगा x का, और x 0 टू y तक वैरी होगा। ठीक है, अब जो अपना इंटीग्रेंड है एज इट इज रहेगा e रेज टू माइनस y अपॉन y। हाँ, अब dx और dy की भी ऑर्डर चेंज होगी, सॉरी यहाँ पर dy और dx की भी ऑर्डर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर इनर इंटीग्रेशन x का है तो सबसे पहले dx लिखना है, आउटर इंटीग्रेशन y का है तो बाद में क्या लिखना है, dy। ठीक है, और आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑलवेज हम कौन सा इंटीग्रेशन पहले इवैल्यूएट करते हैं, इनर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इनर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से इवैल्यूएट करना है, सो विथ रिस्पेक्ट टू x ये कंप्लीट y वाली टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो हम इसे अब इवैल्यूएट करते हैं, सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो दिस कंप्लीट टर्म इज कांस्टेंट, है ना, एज इट इज रहेगी। मतलब हम सिर्फ dx को इंटीग्रेट करेंगे, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना, तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा, और x वेरीज फ्रॉम 0 टू y, और ये dy एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ इसी टर्म पर लिमिट्स अप्लाई हो गए।
नाउ I equals to integration where y varies from 0 to infinity e raised to minus y upon y. हाँ, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें देगा y माइनस जीरो. y माइनस जीरो क्या होगा? सिर्फ y एंड देन dy एज इट इज. अब यहाँ पर y कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? तो इंटीग्रेशन वेयर y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस y dy. एंड हमें मालूम है e रेज टू माइनस y का इंटीग्रेशन रहेगा e रेज टू माइनस y अपॉन पावर का डेरिवेटिव आएगा -1 और y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, तो इक्वल्स टू अपर लिमिट रहेगा e रेज टू माइनस इंफिनिटी अपॉन -1. अब लोअर लिमिट के लिए हम लेके माइनस साइन और लोअर लिमिट आएगा e रेज टू 0 अपॉन -1. सो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. ओके, सो i इक्वल्स टू आएगा e रेज टू माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है ना. सो फर्स्ट टर्म 0 होगी और e रेज टू 0 क्या होता है? 1. ओके, सो i की वैल्यू आएगी 1. यू मे गिव अ रीजन सिंस e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0 एंड e रेज टू 0 होता है 1. ओके, सो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करके ये वाला इंटीग्रेशन इवैल्यूएट किया है. तो आपके ध्यान में आया होगा कि इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करना मतलब क्या? अगर आउटसाइड में x की लिमिट से और इनसाइड में अगर y की लिमिट से, मतलब यहाँ पर रहेगा f ऑफ एक्स वाई dy dx. ऑर्डर चेंज करना मतलब आउटसाइड में अब कौन सी लिमिट्स आएंगे? y के. इनसाइड में आएंगे x के. इनसाइड में अगर x के आते हैं तो यहाँ पर आएगा dx, आउटसाइड में आएगा dy. इस तरह से हमें इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी होती है. ओके, सो आई होप आपके समझ में आया होगा. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर भी हमें इस इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी है और इसे इवैल्यूएट करना है. तो सबसे पहली स्टेप गिवन इंटीग्रेशन को r से डिनोट करना और लिमिट्स आइडेंटिफाई करना. तो देखिए यहाँ पर लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए इनर लिमिट्स को ऑब्जर्व करना है. इसमें कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट है? वेरिएबल x प्रेजेंट है, मतलब ये y का लिमिट है. तो ऑब्वियसली आउटर x का लिमिट रहेगा. अब यहाँ पर dx dy की भी ऑर्डर आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेगी. तो y इनर इंटीग्रेशन y का है तो सबसे पहले dy और बाद में आएगा dx. ठीक है, तो यहाँ पर अब रीजन आइडेंटिफाई करना है. सो r बाउंड हो रहा है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a से. अब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a क्या रहेगी? आपके लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज रहेगी. ठीक है, अब y के लिमिट्स देखते हैं. सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू y इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट xa, है ना. और y इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट x को ही अगर आपने स्क्वायर किया तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इंटू a, दैट मीन्स 4ax. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला रिप्रेजेंट करता है. और y के लोअर और अपर लिमिट्स हमें क्या देते हैं? बॉटम और टॉप देते हैं. ओके, सो दे गिव्स अस बॉटम एंड टॉप. ठीक है, अब हम देखते हैं ना. अब ये वाली कर्व्स हम सभी ड्रॉ कर सकते हैं. सो x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस है ना. सो सी यहाँ पर रीजन ड्रॉ करती हूँ. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन. हाँ, अब x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस. ये क्या है? अपनी लेफ्ट बाउंड्री है. पर में x इक्वल्स टू a, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये क्या है? अपनी राइट बाउंड्री है ना. जैसे कि मैंने बताया राइट बाउंड्री मतलब आपका रीजन कहाँ होगा? राइट बाउंड्री की लेफ्ट साइड में, मतलब आपका जो रीजन रहेगा इस पोर्शन में रहेगा. ठीक है ना. y इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस. ये क्या है? बॉटम है. बॉटम है मतलब आपका रीजन बॉटम के ऊपर रहेगा, है ना. तो इसके ऊपर रहेगा मतलब अपना जो रीजन शेडेड रीजन रहेगा बस इतने पोर्शन में रहेगा. ठीक है, अब इसका टॉप हमें दिया है पैराबोला, है ना. सो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा. सो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना. अब ये पैराबोला क्या है? टॉप है. ये पैराबोला टॉप है. मैंने ऑलरेडी बताया है अपना रीजन बस इसी पोर्शन में रहने वाला है.
सो y इक्वल टू 0 बॉटम है। अगर ये पैराबोला टॉप है मतलब आपका जो रीजन होगा टॉप के नीचे रहेगा। सो इसके नीचे मतलब आपका शेडेड रीजन इस वाले पोर्शन में। ओके, सो दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर। ओके, अब हमें लिखने हैं गिवन लिमिट्स, रिक्वायर्ड लिमिट्स। ठीक है, अब गिवन लिमिट्स देखते हैं हम। कौन सी लिमिट कांस्टेंट है गिवन लिमिट्स में? x की लिमिट कांस्टेंट है। लिमिट्स ऑफ x आर कांस्टेंट। रिक्वायर्ड में इसके अपोजिट आएगा। एंड y की लिमिट्स क्या है? फंक्शन ऑफ x है। एंड लिमिट्स ऑफ y आर फंक्शन ऑफ x, राइट। अब रिक्वायर्ड में इसके अपोजिट रहेगा। तो रिक्वायर्ड में क्या होगा देखिए, तो रिक्वायर्ड लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ क्या रहेगी x की जगह पर y। सो लिमिट्स ऑफ y एज अ कांस्टेंट, लिमिट्स ऑफ y एज अ कांस्टेंट। और वैसे ही लिमिट्स ऑफ y की जगह पर आएगा अब x, लिमिट्स ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y, राइट। अब हमें स्ट्रिप रिक्वायर्ड कांस्टेंट लिमिट्स के अकॉर्डिंग लेना है। सो रिक्वायर्ड लिमिट्स में देखिए हमें कौन सी लिमिट कांस्टेंट चाहिए? y की लिमिट कांस्टेंट चाहिए। सो y एक्सिस के अलोंग वेरी होने वाली स्ट्रिप कौन सी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इसलिए हमें कौन सी स्ट्रिप कंसीडर करनी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, सो टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन आर, so this is our horizontal strip। अब ये horizontal strip देखिए, horizontal strip ज्यादा से ज्यादा बॉटम में कहाँ तक जा सकती है? शेडेड रीजन में बॉटम में y इक्वल टू 0 तक, है ना। और ज्यादा से ज्यादा ये जो स्ट्रिप है इस पॉइंट तक जा सकती है। मतलब आपको सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, है ना। ये पॉइंट जो है कौन से कर्व्स का इंटरसेक्शन है? x इक्वल टू a का और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन। तो देखिए अगर मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू a, ये दोनों इक्वेशंस अगर मैंने सॉल्व किए तो यहाँ पर x को अगर मैंने a से रिप्लेस किया तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। बट ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 2a और x की वैल्यू क्या है? a। ओके, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a, 2a। ठीक है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकती है और ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट तक जा सकती है। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? 2a और बॉटम में y की वैल्यू कितनी है? 0। सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू 2a। ओके, देयरफॉर अलोंग दिस स्ट्रिप y वेरीज फ्रॉम 0 टू 2a। अब हमें x के लिमिट्स निकालने हैं। x के लिमिट्स के लिए इस स्ट्रिप का लेफ्ट साइड एंड, ये हो गया लेफ्ट साइड एंड, कहां पर टच हो रहा है? पैराबोला पर, है ना। तो इस पैराबोला की इक्वेशन से हमें x निकालना है। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी y स्क्वायर अपॉन 4a, y स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसका जो राइट एंड है टच हो रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर और इस स्ट्रेट लाइन से x की वैल्यू मिलेगी हमें a। So x varies from y square upon 4a to a। ये हो गए अपने लिमिट्स। So by changing order of integration we get I equals to, अब आउटसाइड में कांस्टेंट लिमिट मतलब y का इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम 0 टू 2a, इनसाइड में x का लिमिट आएगा दैट इज y स्क्वायर अपॉन 4a टू a। जो इंटीग्रेंड है x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हाँ, अब dy dx की ऑर्डर चेंज होगी क्योंकि इनर लिमिट x के है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे dx और देन dy। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा? इनर इंटीग्रेशन। सो इनर इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आता है x क्यूब बाय 3। सो वी गेट y इक्वल्स टू 0 टू y से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट्स क्या है x के? y स्क्वायर अपॉन 4a टू a और ये जो dy है एज इट इज रहेगा, dy एज इट इज। ओके,
we evaluate this integration. So I equals to integration where y varies from 0 to 2a. अपर लिमिट आएगा a क्यूब बाई 3 माइनस इसका लोअर लिमिट, अगर मैंने x की जगह पर वाई स्क्वायर अपॉन 4a रखा तो उसका क्यूब दिया है, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 4a का हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है. सो वी गेट y रेज टू 6 अपॉन 4 क्यूब a क्यूब, और ये वाला 3 भी है, सो इनटू 3. ओके, तो हमें यहाँ पर मिलेगा नॉट y रेज टू 6, yes, y raised to 6 upon 4 cube. 4 cube आता है 64 and 64 into 3 है ना, so 64 into 3 a cube and then we write here dy. Okay, now we take its integration with respect to y. So a cube by 3 तो constant है, into सिर्फ dy का इंटीग्रेशन आएगा, सो इट इज y. ठीक है, माइनस y रेज टू 6 का इंटीग्रेशन आता है y रेज टू 7 अपॉन 7 इंटू 64 इंटू 3 इंटू 8. अब इस पर लिमिट्स अप्लाई होगी फ्रॉम 0 टू 2a इक्वल्स टू a क्यूब इंटू अपर लिमिट आएगा 2a बाई 3 माइनस इसका लोअर लिमिट क्या आएगा, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो 0 माइनस यहाँ पर लिमिट्स आएंगे 2a रेज टू 7, तो 2 रेज टू 7 a रेज टू 7 अपॉन 7 इंटू 64 इंटू 3 इंटू 8, तो इसका लोअर लिमिट क्या आएगा 0. अब हमें ये सब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त आप ट्वाइस a रेज टू 4 बाई 3 को कॉमन भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप a क्यूब a रेज टू 7 अपॉन a क्यूब से a क्यूब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर a रेज टू पावर 4. ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस a रेज टू 4 बाई 3 माइनस आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 7 a रेज टू पावर 4 अपॉन 7 3 21 इंटू 64. ओके, अब इन दोनों टर्म से आप 2a रेज टू 4 बाई 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 2 रेज टू 6 अपॉन 21 इंटू 64. अब अगर आपने 2 रेज टू 6 की वैल्यू निकाली, 2 रेज टू 6 क्या आएगा, सो 2 रेज टू 6 स्क्वायर आएगा 4, क्यूब आएगा 8. See here is one mistake. Here since we take 2a raised to 4 by 3 common, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 64, राइट. तो बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पर 21 लिखा गया था, सो प्लीज आई मेक दिस करेक्शन. सो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 64. ओके, ना 2 raised to 6, if you find value of 2 raised to 6 it is 64. So यहाँ पर मैं 2 raised to 6 को 64 से अगर रिप्लेस करती हूँ तो 64 गेट कैंसल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा ब्रैकेट की इनसाइड में 1 माइनस 1 बाय 7. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वाली टर्म आएगी 7 माइनस 1 अपॉन 7 दैट इज 6 अपॉन 7. फिर से यहाँ पर 3 से डिवाइड होने के बाद बचेगा 2 बाय 7, सो वी गेट 4a raised to 4 by 7. Okay, so in this way we can solve examples of change of order of integration. Okay, so with this I stop my video lecture. In next video lecture I will explain area using double integration. Okay, so thank you very much.